गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन अड्डा। तो आज हमारा नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। डेट है आज की 1 नवंबर और शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग करंट अफेयर्स से। देख लेते हैं आज की सबसे पहली खबर क्या है। गो रेड कैंपेन। India's key buildings light up red with Go Red campaign for generate awareness about dyslexia। भारत की मुख्य इमारतों को लाल रंग की लाइट से सजाकर डिसलेक्सिया के लिए जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से गो रेड कैंपेन चलाया गया। अगर हम बात करें तो डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर होता है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। अक्सर उनको इस डिसऑर्डर की वजह से कभी कभी बोलने में, सुनने में या पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर मंथ को इंटरनेशनल डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ के रूप में हर साल मनाया जाता है और इस साल की इसकी थीम है गो रेड। और इसी थीम के बेसिस पर हमारे जो इंडिया की न्यू दिल्ली में जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनको रेड कलर से सजाकर पूरा गो रेड कैंपेन चलाया गया है। अक्सर गो रेड कैंपेन किसी और विषय पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी चलाया जाता है। इसलिए इसी एक्चुअली अक्टूबर मंथ में ही इसी के लिए केरला में कुछ मार्च वगैरह भी निकाली गई डिसलेक्सिया के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए। आगे देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सी बिल्डिंग्स इसमें इन्वॉल्व है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, several historical monuments and government buildings in New Delhi were illuminated in red। इन सभी को लाल रंग से जलाकर लाइट इनमें अवेयरनेस फैलाई गई है। किसके खिलाफ? डिसलेक्सिया के विरुद्ध। ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट द स्टिग्मा रिलेटेड टू डिसलेक्सिया एंड अदर लर्निंग एबिलिटीज एंड रेज अवेयरनेस। डिसलेक्सिया से संबंधित पूर्वाग्रहों को खत्म करना और जागरूकता फैलाना। अब होता क्या है डिसलेक्सिया, उसके बारे में देख लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, किसी किसी को एक बच्चा मैंने देखा था, ये हम लोग 7 लिखते हैं तो उसको कुछ शायद पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, वो इसको इस तरीके से उल्टा लिखता था। ऐसे एक और बार मैंने बच्चा देखा था, वो इस बी को उल्टा लिखता था। तो इस चीज़ को लेके बहुत कई बार उनकी मजाक बनाई जाती है। कई बार बच्चों को बोलने में किसी वर्ड को दिक्कत होती है तो मजाक बनाई जाती है। लोग इसको अक्सर बीमारी के तौर पर लेते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक बस डिसऑर्डर है। बच्चों को हो सकता है वो बच्चे इसके अलावा किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो बच्चा होता है छोटा सा, वो मूवी इसी बीमारी के ऊपर बनाई गई है। एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब एक बार उस मूवी को देखिएगा ज़रूर। तो उसी के खिलाफ, उसी डिसऑर्डर के खिलाफ ये जागरूकता अभियान चलाया गया है कि इस चीज़ को हम बच्चे में बीमारी के तौर पर ना लें और उसका मजाक ना बनाया जाए। देख लेते हैं क्या है डिसलेक्सिया। अ लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, hearing, understanding words or images। Speaking mainly occurs in children with normal vision and intelligence। यानी कि ये कोई एक बच्चों में मानसिक बीमारी या और कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है। उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। हो सकता है आगे जाके वो, अगर उनको सही काउंसलिंग मिले तो वो दूर भी हो जाए। और इसके अलावा देखा जाए तो ये बच्चे और चीज़ों में काफ़ी, जैसे कि इनकी 6th सेंस, इनका इंटेलिजेंस IQ लेवल काफ़ी अच्छा देखा गया है। अगर बात करें कुछ सेलिब्रिटी लाइक अभिषेक बच्चन, इन लोगों में भी यही डिसऑर्डर पाया जाता, तो उसके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। ये देखिए मेन जो बिल्डिंग्स है दिल्ली की, उनको रेड कलर में लाइटिंग करके कैंपेन चलाया जाता। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया समिट। अर्बन मोबिलिटी इंडिया समिट क्या खबर है? Recently, Ministry of Housing and Urban Affairs was organized 16th Urban Mobility India Summit in New Delhi। तो किस मिनिस्ट्री का, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग मोहुआ भी बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके द्वारा होता है ये? किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये इस इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया गया था। अगर इस साल की थीम देखें तो क्या है? इंटीग्रेटेड एंड रेजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट।
एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा भी इसमें और एजेंसी इन्वॉल्व है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया से एंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये 3 एजेंसी इसमें शामिल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्कस एंड कोलेबोरेट फॉर द फ्यूचर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेनली इनका फोकस अर्बन ट्रांसपोर्ट को और रेजिलियंट बनाना और लचीला बनाना और उसमें और डेवलपमेंट करने को लेकर के ही ये समिट हुआ था। अगली खबर है हमारी एक एक्सरसाइज को लेकर के, क्या है इसका नाम? काजिन 2023। नाम से पता चल रहा है, कुछ कुछ आइडिया हम लोग लगा सकते हैं किन किन देशों के बीच में ये हो सकती है। पहला तो हमारा हिंद से इंडिया, नेक्स्ट काज से क्या नेम बन सकता है? कजाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हर साल ऑपरेट की जाती है। रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड काजिन 2023 एक्सरसाइज विद कजाकिस्तान, और ये इस एक्सरसाइज का 7th एडिशन है, यानी कि इससे पहले इसके 6 संस्करण और हो चुके हैं। डेट कब से कब तक है इसकी? 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक। कहाँ पर? ओटार, कजाकिस्तान। इससे पहले लास्ट ईयर ये कहाँ हुआ था? उमरोई, मेघालय, जहाँ पर इस साल कंप्लीट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। वहीं पर लास्ट ईयर काजिन में 2022 का आयोजन किया गया था। इस साल कहाँ हो रहा है? उत्तर कजाकिस्तान में। कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में, 2016 में। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? प्रबल दोस्तिक। 2016 में जब ये स्टार्ट हुआ तब इसका नाम था प्रबल दोस्तिक। इसके बाद इसको रीनेम किया गया 2018 में एज काजिन, और तब से लेकर के अब तक इसको काजिन एक्सरसाइज हर साल बुलाते हैं। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं अपनी। नीता अंबानी, आई होप इन सभी के इनके बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। जो मुकेश अंबानी जी हैं उनकी वाइफ है ये। रिसेंटली रिलायंस ग्रुप चेयरमैन नीता अंबानी हैज बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023। ये मेनली जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं इंडिया के और अमेरिका के, उनको ऑनर करने के लिए ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। तो इस साल किसको दिया गया है? नीता अंबानी जी को। हाल ही में रिलायंस ग्रुप की चेयरमैन नीता अंबानी को प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसको शॉर्ट में USISPF बोलते हैं। आपको यही नाम याद रखना है, USISPF फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। अवॉर्डेड फॉर हिज फिलेंथ्रोपिक वर्क एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नीता अंबानी जी जो अपने परोपकारी कार्य करती हैं या उनकी जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाती हैं, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। हर साल दिया जाता है किसको? इंडिया के और यूएस के जो कुछ उद्योगपति होते हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, उनको ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस, काफ़ी अच्छी खबर है ये। रिसेंटली रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड हैज लॉन्च जियो स्पेस फाइबर, ये नाम है इसका, सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। और इस तरह की ये अपने आप में भारत में पहली सर्विस है। कौन सी? सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। किस लिए होती है? जो दूर दराज के क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पर जो टावर सिस्टम होता है वहाँ से ठीक से नेटवर्क नहीं पहुँच पाते, रिमोट एरियाज में, वहाँ पर वो लोग सैटेलाइट फिक्स कर देते हैं ताकि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो सैटेलाइट के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकें। ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड एट द इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसी मीट में इन्होंने ये लॉन्च किया है। क्या? जियो स्पेस फाइबर, जो कि क्या है? एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है। इसे आधिकारिक तौर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में शुरू किया गया। वही बात, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट ड्रिवन गीगा फाइबर सर्विस। मैंने आपको बताया था ये पहली सर्विस है इंडिया की जो गीगा फाइबर सर्विस प्रदान कर रही है सैटेलाइट बेस्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही, टू एंश्योर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, यानी कि जिन क्षेत्रों में
इंटरनेट की सुविधा ठीक से नहीं पहुंच पाती है, उन क्षेत्रों में इस टेक्निक के थ्रू इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि कोई भी दूर दराज का क्षेत्र अछूता ना रह जाए। अगर बात करें इसकी सर्विस ऑर्गेनाइजर्स की, तो किस किस के द्वारा हो रही है? पहला तो हमारा देखा हमने रिलायंस जियो, दूसरा है एक SES, लग्जमबर्ग की एक कंपनी है SES, इसके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। इसके सक्सेसफुल ट्रायल हो चुके हैं कहाँ पर? कुछ दुर्गम क्षेत्र ही मान कह सकते हैं आप इनको। नाम देखिए, गिर गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़, नवरंगपुर ओडिशा में, एंड ONGC जोरहट असम में। जोरहट के बारे में हमने देखा था कुछ दिनों पहले। यहाँ पर क्या था, पहले माजुली द्वीप जो था वो जोरहट जिले में आता था, जिसको अब अलग से एक जिला बना दिया गया है। कहाँ पर पड़ता है ये? असम में। तो इन छात्रों में इन चारों जगहों पर इसका ट्रायल हुआ है, जो कि सक्सेसफुल रहा है। तो इसी आधार पर आगे इसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? जियो के द्वारा, रिलायंस जियो। महेंद्र सिंह धोनी की एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, किस लिए देख लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनको जियो मार्ट का और लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब इनको फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड MS धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में एज अ ब्रांड एम्बेसडर धोनी मेक अ इम्पैक्टफुल रोल इन डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन ऑफ SBI। ये तो नॉर्मल बात है कि ऑब्वियसली जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो उसके जो मार्केटिंग कैंपेन है उनको उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कौन? महेंद्र सिंह धोनी भी। इससे पहले हम लोगों ने देखा इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, कहाँ का? चिप्स कंपनी लेस का। आई होप आप सभी ने इसके बारे में जानते ही होंगे। एंड जियो मार्ट का। FATF ग्रे लिस्ट, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये लिस्ट जारी हुई है। इस साल क्या हुआ है इसमें? रिसेंटली FATF अनाउंस्ड फॉर रिमूवल ऑफ पनामा, अल्बानिया, जॉर्डन, कैमन आइलैंड फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। यानी कि इन देशों को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन इसके अलावा एक देश को इसमें ऐड किया है, वो देश कौन सा है? बुल्गारिया। कुछ जो विशेषज्ञ हैं, इंडियन विशेषज्ञ, उनके द्वारा कहा गया है कि इन देशों के लाइक कैमन आइलैंड, इनके इस लिस्ट से बाहर निकालने से जो भारत में अब विदेशी निवेश है, FDI है, उसका फ्लो बढ़ेगा और इंडिया की ग्लोबल वैल्यू बढ़ेगी। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। बुल्गारिया एडेड टू दिस लिस्ट, यानी कि बुल्गारिया को इस सूची में शामिल किया गया। Experts say that Cayman Islands removal from this list will expected to have a positive import for investment in India। वही बात है कि यानी कि इंडिया में FDI का इनफ्लो बढ़ सकता है इन कैमन आइलैंड के इस लिस्ट से बाहर निकाले जाने से। FATF को देख लेते हैं, क्या है ये? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है ये पूरे देश, पूरे जो विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं होती हैं या फिर कोई आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, उन पर नजर रखती है और देखती है कि कौन कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है और कौन सी कंट्री इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, कौन सी नहीं ले रही है। उस हिसाब से ये पूरी लिस्ट में तैयार करते हैं और उसको हर साल जारी करते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग को और जो आतंकवाद की जो घटनाएं हैं, उनके आतंकवाद के लिए जो फंडिंग जाती है उन पर नजर रखती है, उनकी निगरानी करती है। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? 1989 में। किसके द्वारा? G7 ग्रुप है, विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उनके द्वारा बनाया गया हुआ, अमीर देशों के द्वारा बनाया गया ये G7 ग्रुप है। इनके द्वारा इसकी फाउंडेशन लेट की गई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। 2 लिस्ट जारी करता है ये, पहली अपनी ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि जिन कंट्रीज को उसमें डाला गया है ब्लैक लिस्ट में, उनके ऊपर हाई रिस्क है और अगर जरूरत पड़ी तो FATF के द्वारा उनके खिलाफ कॉल फॉर एक्शन, यानी कि कोई बड़ी, आप कह सकते हैं कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर बात करें ग्रे लिस्ट की, तो ये उसके मतलब थोड़ा ब्लैक लिस्ट से थोड़ा इस पर कम शक्ति बढ़ती जाती है। आप कह सकते हैं यूरिसडिक्शन में होता है अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। एग्जाम्पल रिसेंट बुल्गारिया, अभी इसको ऐड किया गया है, और सीरिया।
अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। मेनली क्या है कि जो ब्लैक लिस्ट कंट्री होते हैं, जिन देशों में ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, वहाँ की जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है, उनको डालते हैं ब्लैक लिस्ट में। उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन या सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर ग्रे लिस्ट की बात करें तो इनकी कंट्री से FATF को कुछ आश्वासन मिलता है कि हम इस दिशा में अच्छा प्रयास करेंगे, और अगर वो अच्छा प्रयास नहीं करते हैं तो उनको उठा करके फिर वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और अगर अच्छा प्रयास करते हैं तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट से बाहर भी कर देते हैं। ये पूरा मैटर था। आगे खबर देखते हैं अपनी यूपी स्पेशल की। एक्चुअली साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट बेवरेज प्लांट इन अमेठी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ inaugurated साउथ वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट बेवरेज प्लांट इन अमेठी। बेवरेज आप जानते हैं जो पेय पदार्थ होते हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उनकी जो फैक्ट्री है वो साउथ वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी कहाँ लगाई गई है? अमेठी में। अमेठी कहाँ पड़ता है? यूपी में। और किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अमेठी में एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया। थोड़ा सा डिफरेंट। द फैक्ट्री एम्प्लॉयज डायरेक्टली अराउंड 900 पीपल एंड इनडायरेक्टली 50,000 पीपल, यानी कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार देगी? 900 लोगों को। अप्रत्यक्ष रूप से 15,000 लोगों को। कहाँ खुल रही है? अमेठी में। और किस कंपनी के द्वारा ये फैक्ट्री लगाई जा रही है? SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोवाइड करती है, तो उसके द्वारा ये फैक्ट्री लगाई जा रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट में इसमें आया है पूरा 900 करोड़ का। और कितनी जगह इसमें यूज हुई है? 33 एकड़ की। तो ये था हमारा यूपी स्पेशल, एंड ये था आज का हमारा करंट अफेयर। कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी वक्त। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने आपको जितने भी ये PDF आपने देखी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी लिंक दी गई है, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।